आज हमारे मेहमान हैं सुधीर राजभर जी। ये नाम कैसे सोचा आपने? देखिए स्टूडियो में जो आपने नाम यूज़ किया है। देखिए, चमार को इसलिए अपमान की दृष्टि से देखा जाता है क्योंकि वो मरे हुए जानवर को ले जाके प्रोसेस करके सुंदर सा प्रोडक्ट बनाता है, जो कि घिनौना काम है। तो जब घर जाते हैं हम लोग तो भर और चमार करके एज अ स्लर, एज अ इंसल्ट वे में बुलाया जाता है। भर और चमार तो कुछ नहीं कर सकते हैं, वो चोर हैं। तो ये शब्द अभी भी सुनता हूँ। शब्द को एक ब्रांड बनाया जाए जो कि प्रोफेशन है, जो कि पेशा है। ये अमेरिका के मियामी शहर में दिसंबर 2024 में डिज़ाइन मियामी फेस्टिवल था और यहाँ पर आपके डिज़ाइन पेश किए गए। फ्लैप चेयर जिस पर रिहाना जो मशहूर सिंगर हैं वो बैठी और वो फ़ोटो खींची और कई जगहों पर छपी, इंटरनेशनली वो खबर बनी। आई थिंक ये उसका डिज़ाइन का और आर्ट का एक पावर है जो कि एक व्यक्ति को कैसे अट्रैक्ट किया और उसने एक सिंपल तरीके में अटैच हो गई। क्या कीमत थी उस चेयर की, फ्लैप चेयर? 18 से 20 लाख रुपए होंगे। रबड़ का आइडिया कैसे आया? ये रिसाइकल का आइडिया धारावी से आया। जब बीफ मैन हुआ और धारावी में इस प्रोजेक्ट को बनाया, पहला स्टार्ट हुआ चमार प्रोजेक्ट, फिर लोगों ने इसे लिखना शुरू किया। ये जो आप जूते पहने हैं ये भी रबर से बने हुए हैं? बिल्कुल, ये रबर का ही शूज़ बना हुआ है और ये पहली बार बनाया हुआ है। ये मेरे हाथ में जो इस समय बैग है, क्या कीमत होगी इस बैग की? 40-50 हज़ार। गाय की जो स्किन होती है, काऊ नाफा लेदर। काऊ नाफा लेदर, हाँ, तो भारत में अब नहीं बनता? नहीं बनता है। और काऊ नाफा लेदर जो था वो सस्ता लेदर था और सॉफ्ट लेदर होता है। किन किन जानवरों की स्किन से बनता है? बहुत सारे बकरियां हैं, एलिगेटर है। तो इटली में आप जाओगे तो मगरमच्छ के भी स्किन्स को वो लोग पालते हैं, फिर उसको प्रोसेस करके स्किन को खाली बेचा जाता है महंगे दामों में। क्या बनता है इससे? इससे बैग बनाए जाते हैं, बेल्ट बनाए जाते हैं, जूते बनाए जाते हैं, जो कि काफ़ी वायलेंस वाली चीज़ है और मुझे नहीं पसंद है ये। जब लोग आते हैं और जब ये नाम पढ़ते हैं, जैसे उसे शूज़ बड़ा अच्छा लगा, लेकिन कहीं पर वो ब्रांडिंग है उसकी। विदेशों में तो देखिए इसका नाम कोई जब चमार बोला जाता है तो उनके लिए वो लग्जरी साउंड करता है, क्योंकि शैनेल और शालीमार उनके दिमाग में आ जाता है, जो कि लग्जरी ब्रांड है। अभी भी आपको इस समाज में जातिगत भेदभाव का सामना करना पड़ता है इतना पढ़ने के बाद, ऐसा प्रोजेक्ट लाने के बाद? मैं आपको बता दूं, राजस्थान का अनुभव मेरा ऐसा रहा ना कि हर दूसरा व्यक्ति आपकी कास्ट जानने में इंटरेस्टेड रहता है। बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड थे कि जब जान गए कि चमार, अच्छा। बैठकी के एक नए एपिसोड के साथ हम फिर हाजिर हैं और आज हमारे मेहमान हैं सुधीर राजभर जी। सुधीर राजभर जी क्या करते हैं? सुधीर राजभर जी मूलतः उत्तर प्रदेश के जौनपुर के रहने वाले हैं। मुंबई में पैदाइश हुई, पले बढ़े, स्कूलिंग हुई और फिर आर्टिस्ट बने। लेकिन उन्होंने जब अपना स्टूडियो खोला तो उसका नाम दिया, ऐसा नाम दिया जिसके ज़रिए समाज में लोग उन्हें नीचा दिखाने के लिए उस शब्द का यूज़ करते थे। उसी शब्द को उन्होंने ताकत बनाई और चमार स्टूडियो नाम से अपना एक प्रोजेक्ट शुरू किया, जिसमें वो तमाम तरह के सस्टेनेबल तरीके से अलग अलग डिज़ाइन बनाते हैं और उनके ये ब्रांड्स भारत ही नहीं विदेशों में भी बहुत ही पॉपुलर हैं। सिंगर है, पॉप सिंगर रिहाना। रिहाना का एक फ़ोटो बहुत पॉपुलर हुआ, इस समय आपको स्क्रीन पे वो नज़र भी आ रहा होगा। ये फ़ोटो जिस चेयर पर रिहाना बैठी हैं वो भी सुधीर ने ही बनाई। बहुत स्वागत है सुधीर आपका। धन्यवाद। सबसे पहले तो मुझे ये बताइए, जो नाम है और ये नाम कैसे सोचा आपने? देखिए, स्टूडियो में जो आपने नाम यूज़ किया है। देखिए, ये एक रैंडम आइडिया तो नहीं है। ये एक जर्नी बोल सकते हैं, एक अनुभव बोल सकते हैं। उस तरीके से इस नाम का बर्थ हुआ। जब मैं अपने गांव आज भी जाता हूँ, बचपन में भी जब जाता था, बेसिकली मैं बॉम्बे से हूँ, तो जब घर जाते हैं हम लोग तो भर और चमार करके एज अ स्लर, एज अ इंसल्ट वे में बुलाया जाता है। बोलते हैं भरौटी और चमरौटी। ओके, भर और चमार तो कुछ नहीं कर सकते हैं, वो चोर हैं। तो ये शब्द अभी भी सुनता हूँ और इसे एज अ इंसल्ट जब देखा जाता था तो मैंने सोचा कि क्यों ना इस शब्द को एक ब्रांड बनाया जाए जो कि प्रोफेशन है, जो कि पेशा है। उस तरीके से समाज में नज़रिया बदल सकते हैं देखने का कि चमार के प्रति, ना कि इंसल्ट की तरह उसको देखा जाए। तो वहाँ से ये आइडिया आया। और जब यहाँ भारत में जब बीफ बैन हुआ
अलग अलग प्रदेश, मतलब अलग अलग सारे राज्यों में। अलग अलग जो राज्य थे वहाँ पे। और वहाँ से मैं धारावी में अपना काम कर रहा था। और उस धारावी में जब लोगों ने कहा कि काऊ नाफा लेदर काफ़ी महंगा हो गया है, जिससे कि काम करने में कठिनाई हो रही है, तो वहाँ धारावी तो इटसेल्फ इज़ अ रिसाइकलिंग आइडिया, मतलब वहाँ पे रिसाइकल बहुत होता है। तो उसे देखते हुए एक आइडिया आया कि क्यों ना एक ऐसा स्किन बनाया जाए जो कि अपसाइकल्ड हो या फिर रबर से बना हो। वहाँ से आइडिया आया और ये चमड़े का सब्स्टिट्यूट बन गया। और वो रबर को मैंने इंट्रोड्यूस किया कारीगरों के साथ। तो पहले तो शुरुआत में वो कतराते थे कि ठीक है नहीं हो पाएगा, कैसे रबर में काम करें, क्योंकि वो जनरेशन टू जनरेशन चमड़े से काम करते आ रहे थे, उनके लिए काफ़ी नया था। और जब ये इसमें काम करने लगे तो उनको मज़ा आने लगा। अरे वाह, ये तो इसमें तो चिपकाना नहीं है, कुछ नहीं करना है, प्रोसेस नहीं है, काटा, पंच किया, सिलाई किया, आपका प्रोडक्ट रेडी हो गया। बहुत सिंपल वे में छोटी सी जगह पे या कहीं पे भी अपना सेटअप करके काम कर सकते हैं। सो ऐसे चमार स्टूडियो का आइडिया आया है। जो मेरा सवाल था उसका जवाब, जैसे एग्ज़ाम में हम बैठते हैं अलग अलग तरह के आते हैं, लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय। तो ये दीर्घ उत्तरीय में हम जानना चाहेंगे बड़ा डिटेल में। आप मूलतः उत्तर प्रदेश के जौनपुर ज़िले से हैं, वहाँ पर आपका घर है, जौनपुर ज़िले में ही गांव है, वहाँ से आप आते हैं। आपकी पैदाइश मुंबई में हुई? हाँ। कैसे परिवार माइग्रेट कैसे हुआ, ये थोड़ा सा पूरा ये वाली कहानी भी ज़रा बताइए। देखिए, उत्तर प्रदेश में मतलब अभी भी वहाँ पे पोवर्टी, उस समय तो काफ़ी ज़्यादा पोवर्टी थी, तो लोग माइग्रेट होते थे कि चलो शहर जाएंगे, कुछ कमाएंगे, जिससे कि सर्वाइवल हो जाएगा और जनरेशन आगे कुछ सीखेगी, पढ़ेगी, कुछ बनेगी। तो पिताजी जो जब बॉम्बे आए तो वो दाल गोला में काम करने लगे थे। दाल गोला? दाल गोला क्या होता है? एज अ लेबरर, जैसे दाल का जो मशीन होता है उसमें बोरा रखना है, तो वहाँ से शुरुआत हुआ। वो जो बोरिया उठाकर एक जगह से दूसरे जगह तक लेके जाते हैं, वही दाल गोला? हाँ, एज अ लेबरर दाल की फैक्ट्री में काम करते थे, दाल गोला बोलते हैं जी। और फिर उन्होंने वहाँ से वो गांव में काफ़ी अच्छे पढ़े लिखे भी, उन्होंने कोशिश किया और अपनी पॉवर्टी के बारे में भी काफ़ी बताते हैं मुझे वो, कि कपड़े में उन्होंने कैसे सरवाइव किया, क्या किया। वहाँ से पढ़ लिख के बॉम्बे आके एज अ लेबर काम किया। कितनी पढ़ाई की थी उस समय? 12th क्लास। अच्छा, 12th पढ़ के। और फिर उन्होंने पोस्ट में अप्लाई किया, डाक विभाग में। और फिर हम वहाँ से माइग्रेट होके, मतलब पिताजी वहाँ से बॉम्बे आ गए। और जब आए तो यहाँ पे मतलब काफ़ी स्ट्रगल था उस समय भी, आज भी घर का जो स्ट्रगल है। तो एक स्लम में छोटा सा, वहाँ से अपना शुरुआत किया उन्होंने। और छोटे से स्लम में हम सब 6 लोग रहते थे, उसी से मैंने अपना आर्ट स्कूलिंग किया। परिवार में आपके 6 लोग रहते थे? कौन कौन? हम लोग 2 सिस्टर, 2 भाई बहन, सब 6 लोग थे टोटल। मम्मी पापा। सो एक 10 बाई 15 के घर में 6 लोग रहते थे वहाँ पे। काफ़ी कठिनाई वाला जीवन होता है। कितने साल रहे आप? 8 स्कूल तक, मतलब 2010 तक। तो ये जो फिल्मों में दिखाया जाता है, कुछ डॉक्यूमेंट्रीज में, और उसे बहुत ही अलग तरीके से जो रियल तरीका है वो उससे दिखाते हैं। तो कैसा होता है उन कमरों में, मतलब जो आप 10 बाई 15 के कमरे बता रहे हैं? देखिए, काफ़ी छोटा होता है और उसमें मतलब बहुत सारी दिक्कतें होती हैं। फिर बरसात में लीक करता है, गर्मी में तपता है, तो ये स्ट्रगल है। वो बॉम्बे का अलग एक स्ट्रगल है। अच्छा, वहीं सोना है, वहीं किचन है, वहीं किचन है, वहीं बाथरूम है, वही आपका ड्राइंग रूम है, वही पूजा घर, जो होता है घरों में, जो 2 BHK 3 BHK हम सुनते हैं, जो चीज़ें हैं वो उस 10 बाई 15 में वो सारा होता है, सारी चीज़ें होती हैं। और टॉयलेट के लिए आपको बाहर लाइन लगानी पड़ती है। तो अच्छा, जो सार्वजनिक सुलभ शौचालय होते हैं उसमें वहाँ जाइए, लाइन में लगिए और अपने नंबर का इंतज़ार कीजिए, वरना। हाँ, तो ये सारी जो संघर्ष थे, और उसमें स्लम में रह के आर्ट करना इज़ डिफ़िकल्ट। तो एक छोटे से स्लम में कैनवास भी लगाना है तो आपका घर ख़त्म हो जाता है। अगर 6 फीट का भी आप कैनवास लगाते हो अपने ईज़ल पे, तो आपका तो घर ख़त्म हो गया। और फिर
घर में बोलते थे अरे अब कैसे हम लोग कहाँ बैठे हैं। तो वहाँ पे मैंने एक स्टूडियो रेंट किया स्लम में ही, ट्यूशन पढ़ा के, और उस स्टूडियो में काम करना शुरू किया। अच्छा, इससे पहले अभी ये स्टूडियो तो बहुत आगे आ गए, ये मार्कशीट वाली जो पढ़ाई होती है जिसके बाद में हमें एक मार्कशीट मिलती है, उस वाली पढ़ाई में आप कैसे थे अपने शुरुआती दिनों में, 8वीं 10वीं 12वीं तक? काफ़ी बढ़िया नहीं रहा और 9th क्लास में फेल होने के बाद स्टडीज़ में तो हमेशा फेलियर रहा, और मैथ्स में तो 0 हमेशा। और फिर वहाँ से ड्राइंग टीचर ने वहाँ पहचाना। फेल भी हुए क्या 9th में? अच्छा, तो ये और वहाँ से ड्राइंग शुरू हुआ। अच्छा, तो वही वो उसी सवाल पे मैं आया था कि आपके अंदर आर्टिस्ट है, ये आपको खुद पता चला या किसी ने बताया कि भाई तुम्हारे अंदर आर्टिस्ट है, तुम्हें ये करना चाहिए, अगर तुम यहाँ पढ़ाई में कुछ नहीं सफल हो पा रहे हो तो आर्ट के फील्ड में जाना चाहिए, कैसे रियलाइज़ हुआ, ये किसी ने कराया? देखिए रुचि तो थी बहुत, मतलब हम बनाते थे बचपन से कुछ ना कुछ, बट उसको सही से पहचाना नहीं गया। बाद में स्कूल में एक आर्ट टीचर ने उसे पहचाना और फिर कॉम्पिटिशन्स में भेजना शुरू किया। वो कलर्स दिए, पेपर दिए और बनाओ। क्या बनाते थे? तो वो टॉपिक दे देते थे। नहीं, पेंटिंग्स बनाते थे? पेंटिंग्स बनाते थे, जैसे आपको स्कूल में टॉपिक दे दिया जाता है, ठीक है पर्यावरण पे कुछ बनाइए, तो अपनी क्रिएटिविटी से आपको कुछ बनाना पड़ता था कॉम्पोजिशन करके। और वो पहली बार उन्होंने मुझे कंपटीशन में भेजा, और जिसको स्कूल को बहुत बड़ा शील्ड मिला। अच्छा, तो वहाँ से उन्होंने पहचान लिया कि इसका ड्राइंग में कुछ हो सकता है। अच्छा, नहीं कुछ तो टीचर बन जाएगा। ये कौन सी क्लास में हुआ? 9th में जब फेल हो गया। अच्छा, तो फिर आपने 12वीं तक तो पढ़ाई की, साथ साथ आर्ट चलता रहा? नहीं, 11वीं तक, क्योंकि हिंदी स्कूल से आने के बाद जब आप एक कॉलेज में चले जाते हो ना, तो सारा इंग्लिश में था, कुछ समझ ही नहीं आता था, पॉलिटिकल साइंस और ये वो 0। फिर घर पे बताया कि नहीं हो पाएगा, और 11th के बाद छोड़ दिया, और फिर आर्ट का स्कूल ज्वाइन किया। तो जो फाइन आर्ट के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या होती है? देखिए, अगर आप वहाँ बॉम्बे में कोर्सेस होते हैं कि 1 साल का एक आप कोर्स कर लोगे, जिसे फाउंडेशन कोर्स कहा जाता है, जिसमें बेसिक ट्रेनिंग से आप मेरिट में आ जाते हो, तो आपको आर्ट स्कूल में एडमिशन मिल जाता है। अच्छा, फिर ये फ़र्क नहीं पड़ता कि आप 8वीं पास हैं, 10वीं पास हैं, 12वीं पास हैं? कम से कम आप 10वीं पास रहना चाहिए। 10वीं मिनिमम क्वालिफिकेशन होती है, और फिर वो फाउंडेशन कोर्स करके और वो क्रैक कर लो और मेरिट में आ गए, तो आपको जो फाइन आर्ट का स्कूल उसमें कॉलेज है एडमिशन, वहाँ ग्रेजुएशन कोर्स में आपको दाखिला मिल जाता है। कहाँ से पढ़ाई हुई आपकी ग्रेजुएशन? ग्रेजुएशन के लिए तो वसई विकासनी करके एक छोटा सा आर्ट स्कूल है, जो कि वसई में थाने डिस्ट्रिक्ट में आता है, और इंडियन आर्ट में से मैंने वहाँ फाउंडेशन कोर्स किया था। 3 साल? 4 साल का एक कोर्स होता है, और 1 साल का वो फाउंडेशन, टोटल 5 साल। 5 साल तक तो ये पढ़ाई चलती रही। इस बीच जब पढ़ाई चल रही थी तो उसके अलावा क्या कर रहे थे आप? उसके अलावा ट्यूशन्स लेना, ड्राइंग सिखाना, क्योंकि स्टूडियो भी था। अच्छा, अभी तक आप सिर्फ ड्राइंग में थे? मतलब अभी जो आज जिस फील्ड में आप काम करते हैं, डिज़ाइन एंड ऑल बाकी सारी चीज़ों में, तब नहीं थे? तब तक आप सिर्फ ड्राइंग बनाना सिखाया करते थे? हमारे स्कूल में जो आर्ट स्कूल में जो विषय होते थे, कि जैसे पोर्ट्रेट पेंटिंग करना है, कंपोजिशंस करना है, तो ये सारी चीज़ें आपको विषय दे दिया जाता था। अच्छा, और उस पे काम करना। आर्ट्स में ही थे, फाइन आर्ट्स में ही थे? हाँ, बट यहाँ के एजुकेशन सिस्टम में एक प्रॉब्लम मिला, जो कि एक फॉर्मेट से अभी तक चलता आ रहा है, अपडेट तो हुआ ही नहीं है। तब मैं क्या किया करता था, 2 ड्राइंग बनाया करता था, एक अपने लिए, एक सबमिशन के लिए। उसमें मुझे सेटिस्फेक्शन मिल जाता था। जैसे कि उन्होंने कोई टॉपिक दे दिया, आपको 4x4 के ही कैनवास पे काम करना है, तो मैं सोचता था कि अगर यार ये कैनवास पे ही करके, इसका तो वीडियो फॉर्म में भी हो सकता है, कुछ अलग फॉर्म में भी हो सकता है, तो एक उनके लिए बना के मैं सबमिट कर देता था, दूसरा वाला मेरे लिए होता था। तो इस तरीके से वो छोटे से स्लम का जो स्टूडियो था, उसमें बहुत एक्सपेरिमेंट किया।
अच्छा, तो मुंबई से जो कि आप फाइन आर्ट्स की पढ़ाई कर रहे थे, तो पढ़ाई करते करते कभी जहन में ऐसा नहीं आया कि यार वो जे स्कूल ऑफ फाइन आर्ट्स करा जाए, या और भी प्रतिष्ठित नामी जो संस्थान हैं फाइन आर्ट्स के, ग्रेजुएशन नहीं हो पाया तो आगे की पढ़ाई की जाए, कभी ऐसा? नहीं, ऐसा कभी नहीं सोचे, क्योंकि एकांत में वो जो स्कूल था वसई वाला तो बहुत अच्छा लगा कि ठीक है एकांत में है, कम स्टूडेंट हैं। अगर जैसे स्कूल में जाएंगे वहाँ 70 बच्चे होते हैं, तो जैसे सामने मॉडल बैठा है तो कैसे हम पेंट कर सकते हैं। तो 6-7 बच्चों वाला स्कूल मुझे काफ़ी ठीक लगा कि ठीक है एक स्टूडियो है जिसमें काम कर सकते हैं, बस काम करना था बस। तो ये नहीं कभी सोचे कि ठीक है बहुत, कभी कभी ऐसा लगता था कि हाँ अच्छी यूनिवर्सिटी से करेंगे तो लोग देखेंगे, या अच्छे स्कूल से जाओगे तो आपको लोग आपका काम देखेंगे, ऐसा लगता था कभी कभी। हमने मतलब जब आपके बारे में रिसर्च कर रहे थे तो पता चला कि एक किसी मशहूर विश्वविद्यालय का फॉर्म भी ले आए थे आप, लेकिन हाँ बड़ौदा से गए नहीं पढ़ाई करने, क्या था वो किस्सा? बड़ौदा गए, ठीक है चलो अब तो डिप्लोमा कंप्लीट हो गया, बड़ौदा गए चलो मास्टर्स करते हैं। तो वहाँ से फॉर्म ले आए, और फॉर्म लाने के बाद सोचा ठीक है अब तो शहर बदल जाएगा, हॉस्टल में रहना है, काम बनाने के लिए पैसा कहाँ से आएगा, रहने के लिए कहाँ से आएगा, हाँ, नया शहर है। तो वो सोचा कि ठीक है अब चलो एक काम करते हैं, ना मास्टर्स ना करते हैं, और 2 साल क्यों ना किसी को जो इस फील्ड में इस्टेब्लिश हैं, कंटेम्प्रेरी आर्टिस्ट हैं, उनको असिस्ट किया जाए, उनसे क्यों ना सीखा जाए, मतलब लाइक इंटर्नशिप, और उनसे कुछ सीख सकते हैं, किस तरीके से वो सोचते हैं, किस तरीके से काम करते हैं, कौन से फेयर होते हैं, कहाँ एग्जिबिट किया जा सकता है, ये सारी जानकारी मिल सकती है। तो जो कि काफ़ी मतलब वहाँ से इतना इम्प्रेसिव नहीं रहा, और मैं ज़्यादा मैं सीख नहीं पाया। अच्छा, तो आपने सोचा कि जो 2 साल मैं पोस्ट ग्रेजुएशन करूंगा उससे बेहतर है कि मैं 2 साल इंटर्नशिप करूं, और जो इस फील्ड के महारथी लोग हैं उनके अंडर में रहूं, उनके अंडर में सीखूं, काम सीखूं, प्लस उसको काम को कैसे आगे बढ़ाया जाता है, कैसे मार्केट किया जाता है, कैसे एग्जिबिट किया जाता है, ये सारी चीज़ें सीखूं। आपने ये सोचा, लेकिन आपका कहना है कि उन 2 सालों में आप गए, काम किया, लेकिन सीखा नहीं। सीखे कुछ, बट उस काम का रिकॉग्नाइजेशन नहीं प्रॉपर मिला। जैसे कि ठीक है आप एक इस्टेब्लिश आर्टिस्ट हैं, मैं आपका असिस्टेंट हूँ, मैंने आपका काम कर दिया, तो वहाँ पे हमको एक प्रॉपर अच्छा पेड भी नहीं मिला, और ना कोई क्रेडिट मिला। जैसे आर्ट गैलरी में आपका काम लग गया तो एक छोटा सा क्रेडिट भी तो दिया जा सकता है ना। जैसे मैं मान लेता हूँ, मैं खुद को एक आर्टिस्ट मान लेता हूँ, बड़ा नामी आर्टिस्ट हूँ, आप मेरा इंटर्नशिप करने आए और मैंने कहा कि ये बनाओ ज़रा सुधीर, और आपने वो मेरे लिए बनाया, वो मेरा आइडिया है, आर्ट वर्क भी हो गया कि इस पर कुछ सोचो और बनाओ, और आपने बना दिया। कुछ दिन बाद जब एग्जीबिशन लगी तो लगा विकास वर्मा के नाम से इन्होंने ये आर्ट पीस बनाया है। तो इस तरीके से आपने काम किया, जैसे घोस्ट राइटर होते हैं इंडस्ट्री में, ऐसे ही घोस्ट आर्टिस्ट कहलाएंगे आप। नाम नहीं मिला, काम, आइडिया, सब चीज़ था। तो ऐसे कौन लोग थे, नाम लेना चाहेंगे? नाम लेना तो नहीं चाहेंगे, क्योंकि काफ़ी इस्टेब्लिश और डिज़ाइनर भी थे और आर्टिस्ट भी थे, भारत के ही हैं, बॉम्बे के हैं, कुछ दिल्ली से हैं, और कुछ लोगों के अक्सर शोज़ होते ही रहते हैं, मीडिया में आते रहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और जब हम तो जस्ट एक पास आउट हुए हैं और कंफ्यूज है ना कि अब करें क्या। हमारे सामने तो प्रश्न आ जाता है, क्योंकि सारी चीज़ें तो बदल जाती है ना पास आउट होने के बाद। वो सभी नामी लोग इस बात को एक्सेप्ट करते हैं कि आपने उन्हें असिस्ट किया है पब्लिकली? कभी ऐसा जिक्र हुआ कि भाई उनको तो अब याद भी नहीं होगा बट उनके जो काम है, या फिर बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी टेक्निकल चीज़ें हैं जिससे कि हम लोग बना देते हैं और अच्छे तरीके से उसको बना सकते हैं। तो ये जो एरर मुझे मिला ना कि ठीक है ये एक एरर है, इन पूरे सिस्टम में एक एरर है कि जो मेकर है, जो काम कर रहा है, उसको तो कोई क्रेडिट ही नहीं मिल रहा है, और ना तो अच्छे तरीके से पेड है। मुझे थोड़ा सा ये बताइए कि ठीक है आप नाम मत लीजिए उन आर्टिस्ट का, क्या आर्ट वर्क आपने उनके लिए बनाया था? पेंटिंग हो गया, और कुछ परफॉर्मेंस हो गए,
या फिर कुछ आइडियाज़ बनाए तो उस आइडियाज़ को यूज़ किया गया। हाँ, तो इस तरीके से। और वहाँ पे कोई रिकॉग्नाइजेशन नहीं मिला, जैसे हाँ, जैसे कोई प्रेस में आ रहा है, कहीं आ रहा है, तो उस और एग्जीबिशन में तो बिल्कुल ही नहीं। बिल्कुल नहीं, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी होता है ना एक स्टेज पे कि किसी को मतलब पहचान मिले कि हाँ ठीक है, इसने ये सोचा, इसने ये किया, है ना, तब वो एक स्टूडेंट आगे बढ़ सकता है ना। जब ऐसा होता है, मतलब आर्ट फील्ड में ऐसा ही होता है। सभी फील्ड में आई थिंक बड़े आर्टिस्ट हैं, हाँ, सभी फील्ड में आई थिंक ऐसा ही होता है। उनका बनाया गया जो आर्ट वर्क है वो किसी स्टूडेंट, किसी ट्रेनी ने बनाया होगा, हाँ, जिसके ऊपर लेबल उनका लगा होगा। अब होता है, बहुत पहले ये नहीं होता था। आर्टिस्ट बहुत समर्पित था पहले। नहीं, जैसे हमारे यहाँ, जैसे मीडिया फील्ड में, हाँ, जैसे मैं ये इंटरव्यू कर रहा हूँ, ये इंटरव्यू मैं कर रहा हूँ, विकास वर्मा, लेकिन इसके रिसर्च इस शो के प्रोड्यूसर दीपेंद्र गांधी ने की है। तो हम वो भी क्रेडिट देते हैं। इसे शूट किसने किया है, हमारे दो साथी आलिश और अमितेश इसे शूट कर रहे हैं, जो एडिट करेगा, क्रेडिट सबका है। हाँ, तो जैसे आप कह रहे हैं हर फील्ड में, यहाँ पे खैर मीडिया में और खासतौर पे हमारे टैलेंट टॉप में तो ऐसा नहीं है। लेकिन आप जहाँ जैसे बता रहे हैं कि आपने कोई आर्ट वर्क बनाया और किसी बड़े आर्टिस्ट के लिए उसकी टीम बनाती है, क्रेडिट वो लेके जाते हैं। मतलब वो क्रेडिट वो लेके जाते हैं। फैशन हो या आर्ट हो, सारा ग्लॉसी दिखाया जाता है, सच्चाई तो दिखाई नहीं जाती है ना। बेसिकली अगर फैशन की बात करें तो खेल आइडिया का है भाई। स्टिच तो वो अलग दादा होंगे जो करेंगे, कटिंग अलग दादा करेंगे, बस एक आइडिया जिसका है उसी को क्रेडिट है। ऐसा होता है इंडस्ट्री में, बिल्कुल ऐसा ही होता है। और बनाने वाले क्यों नहीं आते हैं आगे, पता है, क्योंकि वो लोअर कास्ट होते हैं, इसलिए उनको नहीं लाया जाता है। ना उनके पास पैसा होता है इतना कि अच्छे स्कूल में जाके पढ़ ले। फैशन के हुनर होता है। फैशन का कोई एक स्कूल मुझे बताइए जिसमें कि जाके लोग अच्छे से पढ़ सके। कंटेम्प्रेरी फैशन का कोई स्कूल नहीं अच्छा है यहाँ, और बहुत महंगे हैं। ये एक दिक्कत है यहाँ पे। फिर ये आपने लूप होल की पहचान कर ली, क्या किया आपने इसके लिए? कुछ किया, कोई स्टैंड लिया? किसके लिए? ये आपने लूप होल्स पहचाने कि भाई क्रेडिट नहीं मिलता है। हाँ, पैसे मिलते थे? नहीं, काम कर, फ्री इंटर्नशिप थी 2 साल। तो ये आपने 2 लूप होल पहचाने। हाँ, और आपको लगा कि शोषण हो रहा है। शोषण और बहुत बड़ा एरर है इस इंडस्ट्री का। तो क्यों क्रेडिट नहीं मिल रहा है? हाँ, तो फिर उसको भी देखते हुए ना मैंने क्या किया, पहला मेरा शो क्यूरेट कर दिया, जो कि सारे आर्टिस्ट एस्टैब्लिश्ड हैं, उनके असिस्टेंट का शो एक आर्ट स्पेस में लगा दिया। लोग देखें, आप सवाल करें। अच्छा, आपने एक शो किया जो आर्टिस्ट के असिस्टेंट हैं, हाँ, उनका आर्ट वर्क है, लेकिन वो आर्ट वर्क तो आर्टिस्ट के नाम से अलग अलग जगहों पर गया हुआ था। लेकिन बट जो मेकर है वो भी तो बना सकता है ना कला। अच्छा, तो उसका नाम क्यों नहीं है? तो उसको सामने रखते हुए मैंने एक शो क्यूरेट कर दिया। मतलब उसमें आपने अपना आर्ट वर्क भी वो लगाया होगा जो आपने किसी आर्टिस्ट के लिए बनाया था? हाँ, उसमें मैं भी था, उसमें 6-7 अच्छे एस्टैब्लिश आर्टिस्ट के असिस्टेंट भी थे। कुछ आर्टिस्ट ने तो मुझे ब्लॉक भी कर दिया, उनसे बात ही नहीं करने दिया असिस्टेंट से। क्या रिस्पॉन्स रहा? आपने तो इंडस्ट्री की एक तरीके से पोल खोल दी आर्टिस्ट कम्युनिटी की। कोई बात ही नहीं करना चाहता था उस पर, ना कोई मीडिया ने लिखा, ना किसी प्रेस ने लिखा, क्योंकि दबा दिया गया ना। अच्छा, आपके शो को भी ऐसा मतलब कवरेज नहीं मिली? बिल्कुल नहीं, किसी ने नहीं लिखा। बट अब लोग लिखना चाहते हैं, अब लोग जानना चाहते हैं। तो वो आपने जब शो कर दिया तो मतलब एक तरीके से आप उस फील्ड में क्रांति ले आए। क्या हुआ फिर आपके साथ? ना, उसका टाइटल भी क्रांति वाला ही रखा गया था ना, वी आर हियर बिकॉज यू आर देयर। वी आर हियर बिकॉज यू आर देयर। अच्छा। और कोई उस पर बात नहीं करना चाहता था, और कुछ लोग तो उनको लगता था कि इसने कैसे असिस्टेंट को क्यों वो आर्ट स्पेस में या उसका काम क्यों दिखाया जा रहा है, आर्टिस्ट को लगने लगा। तो सबने तो देखा ही होगा अंदर अंदर, बट कोई इसके बारे में बात ही नहीं करना चाहता। तो उस एग्जीबिशन में जो आए थे नामी आर्टिस्ट हैं वो आए थे। हाँ, अप्रिशिएट किया काम, देखे चले गए। अप्रिशिएट नहीं किया? ये आइडिया बहुत अच्छा है। नहीं, जो बिहाइंड द कर्टेन होते हैं उनको भी आप सामने लेके आ रहे हैं? नहीं। अच्छा, कोई अप्रिशिएशन नहीं था।
फिर क्या किया आपने? फिर ठीक है, मतलब कोई रिव्यू नहीं, कुछ भी नहीं आया। कारवान ने भी एक बार बात किया कि ठीक है, पर नहीं आया, कोई रिव्यू नहीं आया। तो उसी दौरान जब मैं अपना प्रैक्टिस कर रहा था, आर्टिसंस के साथ काम कर रहा था, और उस समय मैं धारावी में था। और जब बीफ मैन हुआ और धारावी में इस प्रोजेक्ट को बनाया, पहला स्टार्ट हुआ चमार प्रोजेक्ट, फिर लोगों ने इसे लिखना शुरू किया। और अब लोग इंटरेस्टेड हैं कि हाँ, आपने वो जो पहला शो क्यूरेट किया था उसके बारे में भी बताइए। तब लोग इंटरेस्टेड नहीं थे, अब इंटरेस्टेड हैं। तो कैसे जोड़ा इस प्रोजेक्ट के साथ बाकी लोगों को? देखिए, कारीगरी तो यहाँ भी है, वहाँ भी है, क्राफ्टमैनशिप तो है। मैं क्राफ्टमैनशिप के बारे में ही बात कर रहा हूँ। आपने कभी चमड़े पे काम किया? चमड़े पे तो काम हमने नहीं किया है, बट स्किन पे काफ़ी काम किया है। अच्छा। जब मैं आर्ट स्कूल में था तो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड था कि स्किन की फ़ोटो लेना, स्किन को पेंट करना अलग तरीके से, और वो स्किन जो है वो रबर फॉर्म में कैसे कन्वर्ट हो गया। तो चमड़े पे रियल काम तो नहीं किया, बट मैंने स्किन पे काम किया। अच्छा। ये क्या स्किन का क्या खेल होता है? ये जब बीफ बैन हुआ तब वो इंडस्ट्री एकदम से, तो ये गाय की जो स्किन होती है, काऊ नाफा बोलते हैं उसे। क्या बोलते हैं? काऊ नाफा लेदर। काऊ नाफा लेदर। हाँ, तो भारत में अब नहीं बनता? नहीं बनता है। और काऊ नाफा लेदर जो था वो सस्ता लेदर था और सॉफ्ट लेदर होता है, काल्फ लेदर जिसे बोलते हैं। और ये जो भैंस की स्किन से जो बनता है, किन किन जानवरों की स्किन से बनता है? बहुत सारे बकरियां हैं, एलिगेटर है। तो इटली में आप जाओगे तो मगरमच्छ के भी स्किन्स को वो लोग पालते हैं, फिर उसको प्रोसेस करके स्किन को खाली बेचा जाता है महंगे दामों में। जो ये वायलेंस है जो मुझे नहीं पसंद है। तो ये मारा जाता है? बिल्कुल मारा जाता है। पाला जानवर को, पहला जानवर जब को एक हो गए कि इसकी स्किन उस लायक हो गई, हाँ, तब उसको मार दिया जाता है। मार के प्रोसेस करके उस स्किन को महंगे दामों में बेचा जाता है। क्या बनता है इससे? इससे बैग बनाए जाते हैं, बेल्ट बनाए जाते हैं, जूते बनाए जाते हैं, जो कि काफ़ी वायलेंस वाली चीज़ है और मुझे नहीं पसंद है ये। और शायद ही मैं चमड़े पे इसलिए नहीं काम किया मैंने, क्योंकि उसमें एक वायलेंस लगा मुझे। रबड़ का आइडिया कैसे आया? रबड़ का आइडिया तो ये रिसाइकल का आइडिया धारावी से आया। कैसे? और लेदर जो है उसका सब्स्टिट्यूट खोजा कि चलो एक रबर में भी एक फ्लेक्सिबिलिटी है, एक चमड़ा बन सकता है, तो कैसे वेस्ट से इसको बना सकते हैं, वो आइडिया वहाँ धारावी से आया। ये इस समय जो आप जूते पहने हैं, हाँ। क्या हम फ्रेम में ये जूते दिखा सकते हैं? ये जो आप जूते पहने हैं, ये भी रबर से बने हुए हैं? बिल्कुल, ये रबर का ही शूज़ बना हुआ है और ये पहली बार बनाया हुआ है। अच्छा, अभी ये आपके प्लेटफॉर्म पर नहीं है? नहीं है, पहले बार ट्रायल मोड में बनाया आपने? ट्रायल चल रहा है। और ये जो सोल है ये डॉक्टर मार्टेंस का सोल है। ये तो बड़ा मशहूर ब्रांड है। हाँ, मेरी इच्छा है उनसे कोलैबोरेट करने की। अच्छा, इसलिए मैं बना के उस सोल पे आप ये यूज़ करें? चमार का रबर यूज़ करना चाहता हूँ मैं। और देखना चाहता हूँ कि ये किस तरीके से सस्टेन कर रहा है, स्वेट हो रहा है तो कैसे स्वेट हो रहा है, क्या हो रहा है, ब्रीदेबल कैसे कर सकते हैं। गर्मी उर्मी के में तो बहुत दिक्कत वाला है, मानसून के लिए तो बहुत सही है। मानसून के लिए तो वो सुपर हीरो है ये। और अगर इसमें सॉक्स पहना है तो इसमें कोई दिक्कत नहीं आ रही है मुझे। अच्छा। और इसमें कोई हार्म नहीं है ना, किसी प्राणी की हत्या नहीं हुई है, सबसे बड़ी बात ये है। अच्छा, और कोई प्रोडक्ट आप लेके आए हैं क्या साथ में? मेरा बैग है मेरे पास। अगर बैग हम ला सकें। हाँ, ये मेरा बैग है, देखिए। ये लेदर से बना हुआ है? नहीं, ये रबर है। ओह सॉरी, रबर से बना हुआ है। हाँ, रिसाइकल रबर है। और ये सारा हाथ से बनाया हुआ है, एक मोची के द्वारा। एक बार कोई मशीन का इन्वॉल्वमेंट नहीं है इसमें। सिर्फ सिंपल उसको काटा गया है, पंच किया है और सिलाई कर दिया है। या क्या ये जो अलग अलग कलर जो दिख रहा है? हाँ, वो अलग कलर्स को मैच किया गया है, जो कि कोई मशीन का कोई स्किल नहीं है। हाथ से बनाया गया? सारा हाथ से बनाया हुआ है, एकदम सिंपल तरीके से और ट्रेडिशनल तरीके से। जिस तरीके से एक मोची शूज़ को रिपेयर करता है ना आरी से, आरी बोलते हैं उसे, उस आरी की ये सिलाई की गई है। अच्छा, ये इसमें कहाँ आप इसको टैग यूज़ करते हैं? साइड में दिया हुआ है। अच्छा, ये ऐसे आप टैग यूज़ करते हैं?
ये मेरे हाथ में जो इस समय बैग है, क्या कीमत होगी इस बैग की? 40-50 हज़ार। 40-50 हज़ार रुपये? यस। अच्छा, ऑडियंस किस तरह की है, मतलब ग्राहक किस तरीके के हैं? जो ग्राहक ही ऐसे ना कि वो समझते हैं कि इसका मेकर कौन है, कौन बना रहा है, बहुत ही एक्सक्लूसिव चीज़ जो उनको पसंद होगी कि चलो किसी के पीछे कुछ रीज़न है, ठीक है, कोई कलाकार बना रहा है, कोई क्राफ्टमैन बना रहा है, उसका एक रीज़न है, इसका एक वैलिड रीज़न है, तो वो लोग इसे काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हैं और यूरोप में काफ़ी ज़्यादा पसंद किया जाता है इसे। अच्छा, भारत में? भारत में खाली 2% लोग हैं जो कि इसे पसंद करते हैं, और कुछ लोग तो बोलते हैं आपके प्रोडक्ट काफ़ी महंगे हैं। अच्छा, एक बात बताइए, एक मेरे मन में सवाल है कि जिस शब्द को आपने ब्रांड बनाया, जो आपके लिए अपमानजनक तरीके से यूज़ किया, आपका अपमान करने के लिए उस शब्द का इस्तेमाल किया गया, और अक्सर आपने अपनी लाइफ में उसको महसूस किया, उस नाम से आपने एक ब्रांड बना दिया। हाँ। ठीक है, अब आपने इस पे चस्पा भी किया वो, तो क्या आपकी एग्जीबिशन में बहुत से ऐसे लोग आते हैं जो ये नाम, जैसे ही नाम देखते हैं, पहले प्रोडक्ट की खूब तारीफ करेंगे, नाम देखते ही अरे यार इस पे तो ये नाम लिखा है, मैं अगर लेके जाऊंगा लोग क्या सोचेंगे, ऐसे भी लोग बोलते हैं ST/SC का एक्ट लग जाएगा, ये वो, और तुम नाम कैसे ये रख रहे हो। सो इस नाम को एज अ प्राइड में देख रहा हूँ। तो उत्तर प्रदेश में नगीना लोकसभा सीट है, यहाँ से सांसद हैं आज़ाद समाज पार्टी के चंद्रशेखर। पहले चंद्रशेखर आज़ाद रावण लिखते थे, फिर अब जो उनका नाम जो हलफनामे में, चुनावी हलफनामे में चंद्रशेखर, इसलिए मैं उस नाम से बुला रहा हूँ। बहुत पहले एक बोर्ड बहुत चर्चा में आया था, तब भी उन्होंने बड़े ही प्राइड के साथ इस नाम को इस्तेमाल किया था और लिखा था द ग्रेट इंडियन, नहीं, द ग्रेट चमार। हाँ। ये नाम उन्होंने लिखा था, और उस तरीके से आपने भी ये प्रोडक्ट बनाकर ब्रांड आपने उस नाम को, और हम इंस्टाग्राम पर भी देखते हैं एक वो तबका है जो इसको बड़े प्राइड के साथ लेता है, रील्स बनाता है, वो शर्म महसूस नहीं करता, जो एक शर्म महसूस कराए जाने की कोशिश की जाती है समाज के एक वर्ग के द्वारा। ये नाम लेंगे तो आपको हम अपमान आपका करेंगे, आपको नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे, और कहीं ना कहीं इसको एक गाली की तरह भी इस्तेमाल किया जाता है। अगर उस वर्ग के लिए नहीं तो किसी और वर्ग को अगर वो नाम हम यूज़ कर रहे हैं तो एक गाली की तरह भी यूज़ करते हैं। तो इन सब के बीच वही मेरा सवाल कि जब लोग आते हैं और जब ये नाम पढ़ते हैं, जैसे उसे शूज़ बड़ा अच्छा लगा, लेकिन कहीं पर वो ब्रांडिंग है उसकी, वो देखकर ठहर जाता है, ठिठक जाता है, संकोच करता है क्या उस प्रोडक्ट को ख़रीदने में भारत में? क्योंकि आप जैसे बता रहे हैं कि विदेशों में तो देखिए इसका नाम कोई जब चमार बोला जाता है तो उनके लिए वो लग्जरी साउंड करता है, क्योंकि शैनेल और शालीमार उनके दिमाग में आ जाता है, जो कि लग्जरी ब्रांड है। और भारत में हम चमार को एक निचला तबका देखते हैं कि अरे ये तो ठीक है मतलब ऐसा ही है, बट वहाँ अगर चमार का नाम लिया जाए तो उसका साउंड ही लग्जरी की तरह वो गूंज रहा है। तो भारत में जो आप बता रहे हैं 2% वाला जो मार्केट है, जैसा आप भारत में बता रहे हैं कि 2% वाला मार्केट है, वो कस्टमर है, तो मुझे लगता है पहली शर्त तो यही होती होगी उस कस्टमर की कि वो ये सामाजिक और जातिगत भेदभाव से ऊपर उठकर सोचता हो। बिल्कुल, तब वो इस तरह के प्रोडक्ट खरीद सकता है। हाँ, बिल्कुल। और यंग लोग भी अब इंटरेस्ट ले रहे हैं कि ठीक है चलो एंगेजमेंट इसमें है, और बहुत से लोग सोचते हैं कि अब ठीक है, अच्छा अब ये प्रोडक्ट बन गया तो इसका नाम अब ले सकते हैं, एज अ स्लर बुला सकते हैं क्योंकि ये ब्रांड है। और आई थिंक एक एरर जो है ना इस क्राफ्ट सेक्टर में जो ऑर्गेनाइज नहीं था, उसी में थोड़ा ऑर्गेनाइज करने की कोशिश कर रहा हूँ। ये आप इस समय जो कपड़े पहने हैं उस पर भी मैं देख रहा हूँ यहाँ पे चमार। आपने तो ये आपने सिर्फ अपने लिए डिज़ाइन किया है या ये भी प्लेटफॉर्म पर आप बेचते हैं? प्लेटफॉर्म पे तो ये नहीं है, बट हम इसे लाना ज़रूर चाहेंगे। तो मुझे शौक़ है कि बनाते रहूं कुछ ना कुछ। क्या कहेंगे, मतलब मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। ये शर्ट
तो नहीं लग रही, और ये ना शर्ट है ना, या ना ब्लेजर है ना जैकेट है, बट क्या बनाया है? उसके मध्य में कुछ होगा। कुछ नाम दिया है आपने? इसका कुछ तो ऐसे नाम नहीं है, बट कपड़ा ये खादी है। अच्छा। जो कि अच्छा, खादी मुझे इसलिए पसंद है क्योंकि एक मूवमेंट के बारे में वो बात होता है ना, उसमें एक मूवमेंट था। सो और ये हाथों से बनाया जाता है, तो ये जो क्राफ्ट है उससे बहुत ज़्यादा अटैचमेंट होके कि इस कपड़े का डिज़ाइन आया है। अगर ये मशीन से कपड़ा बना होता है या फिर उससे ज़्यादा अटैच नहीं होता मैं। कोई गांव में कोई जुलाहा उससे बना रहा होगा। तो जौनपुर की बात करते हैं कि आप जौनपुर तो बस जाते होंगे कुछ दिनों के लिए, और महीना 2 महीना पहले जाते भी थे, अभी भी जाते आते रहते हैं। इस तरीके से आप जाते होंगे अपने पैतृक गांव में, और आप चूँकि रहते मुंबई में हैं। चलिए, वहाँ तो वो गांव में, और वहाँ बहुत सी रूढ़िवादी परंपराएं हैं, और अभी भी शायद माना जाता होगा। किस तरीके का भेदभाव अभी होता है वहाँ पर? अभी भी वही होता है ना कि ठीक है, वो भरौटी है, वो चमरौटी है, और ठीक है अगर वो चमार आ गया तो गंगा जल भी छिड़कते हैं लोग घर में। अभी भी होता है? अभी भी होता है। वो जो हम सुनते थे कि पहले, या पिक्चरों में दिखाया गया जिस तरीके से कि वो देहरी के बाहर ही रहेगा व्यक्ति। बिल्कुल, आप घोड़े से आप पास भी नहीं हो सकते हो ना। खबरें अभी भी खैर आती हैं। हाँ। आप अभी भी इस चीज़ को महसूस करते हैं, जाते हैं तो? बिल्कुल महसूस करते हैं, क्योंकि अभी भी वो स्लैंग जो है भर और चमार का अभी भी इस्तेमाल होता है। अभी भी वो इस तरीके से इस्तेमाल करते हैं लोग कि उसे कैसे इसका इंसल्ट किया जाए। और क्योंकि वो उसके काम से रिलेटेड है ना, उसके प्रोफेशन से रिलेटेड है, क्योंकि ये निचले तबके का काम है, लेबरर जॉब है, इसलिए उसको एज अ स्लर देखा जाता है। मुझे थोड़ा सा समझाइए कि जैसे आपने कहा कि काम से जुड़ा है, उसको यूज़ करते हैं स्लर के तौर पे, ऐसे ही तमाम जातियां हैं, उसके लिए क्यों यूज़ नहीं किया जाता इस तरीके? उसको अपमान की दृष्टि से क्यों नहीं बोला जाता? हाँ, देखिए, चमार को इसलिए अपमान की दृष्टि से देखा जाता है क्योंकि वो मरे हुए जानवर को ले जाके प्रोसेस करके सुंदर सा प्रोडक्ट बनाता है, जो कि घिनौना काम है। गटर साफ करना घिनौना काम है, इसलिए वो कंसीडर किया जाता है कि ठीक है, अच्छा वो घिनौना काम करने वाला व्यक्ति अगर हमारे स्पेस में आ रहा है तो स्पेस को शुद्ध किया जाए। ये मेंटालिटी अभी भी है। ये तो मेंटालिटी है। हाँ, रियलिटी क्या है? सवर्णों के लिए तो अभी भी वही मेंटालिटी है ना। और ये ख़त्म कैसे होगी? ख़त्म होगी कि जब वो शिक्षा आएगी, जिस तरह से अंबेडकर बोलते थे कि अगर लोग संगठित हो जाएं, शिक्षित हो जाएं और संघर्ष किया जाए तो ख़त्म हो सकता है। बिल्कुल, क्योंकि वो मानते हैं और वो समाज भी मानता है कि हम यही हैं। हमारी सच्चाई यही है। यही कारण है कि ये जो जातिगत भेदभाव और सामाजिक बहिष्कार उन लोगों का। देखिए, वहाँ पे शिक्षा का बहुत बड़ा रोल हो सकता है। अगर मैंने आज ड्राइंग और पेंटिंग ना पढ़ा होता, ठीक है, अगर वहाँ उस लम्ब से बाहर नहीं आया होता तो मैं यहाँ नहीं पहुँच पाता, मैं ये बात नहीं कर पाया होता। अगर मुझे संबोधित नहीं किया गया होता तो ये चमार भी नहीं बना होता। उसे नोटिस ही नहीं करता ना, वैसे ही निकल जाता। तो इसलिए शिक्षा का इम्पोर्टेंट बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, और उसमें लोगों को अगर सिखाया जाए जिस तरीके से चमार में हम सिखाते हैं लोगों को कि हाउ टू वर्क विद द क्लीन हैंड, स्वच्छ हाथों से कैसे काम किया जाए, ठीक है, और जो पुरानी चीज़ें हैं, जो पुराना क्राफ्टमैनशिप है, उसको किस तरीके से और रिफ़ाइन किया जाए और बनाया जाए। तो ये शिक्षा का एक पार्ट है, इससे बदलाव आ सकता है। क्या होता है इस स्टूडियो में? क्या क्या बनता है, कैसे कैसे बनता है, कौन लोग बनाते हैं, थोड़ा सा वो भी बताइए। स्टूडियो में देखिए, जो सारे लोग हैं, पहले तो ये सेक्टर ही ऑर्गेनाइज नहीं है ना, तो कोई इंक्यूबेटर सेंटर है बॉम्बे में। एक लेदर का स्कूल था, वो भी तोड़ दिया गया। और जब उसमें शिक्षा ही नहीं होगी तो कैसे सेक्टर आगे बढ़ेगा, कैसे क्राफ्ट आगे बढ़ेगा, कैसे इस क्राफ्टमैनशिप को पहचान मिलेगी? किस तरह से मतलब कोई एक एग्जांपल अगर आप दे सकें कि फलां सेक्टर ऐसा है, ऐसा ही इस सेक्टर को भी होना चाहिए। देखिए, ये जो सेक्टर है इसमें
एक प्रॉपर मशीन्स और जैसे देखिए विदेश में जब मैं गया वहाँ पे मैंने देखा कि ठीक है, अगर एक 5 महले का जो बिल्डिंग है 5 मंजिला, उसमें अलग अलग जैसे स्कल्पचर का डिपार्टमेंट है, टेक्सटाइल का डिपार्टमेंट है, पेंटिंग का डिपार्टमेंट है, आप उसमें कोई भी डिपार्टमेंट में जाके काम कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ उस तरीके का कोई डिपार्टमेंट नहीं है। यहाँ अगर आप पेंटर हैं ना तो आपको खाली पेंटिंग ही करना है। आप टेक्सटाइल में जाके कपड़ा नहीं बना सकते, बट वहाँ आप बना सकते हैं। तो यहाँ अपने भारत में क्यों नहीं अपडेट हो सकता है? और वहाँ पे लेदर का डिपार्टमेंट क्यों नहीं बनाया जा सकता जिसमें लोग क्राफ्टिंग सीखें? ये तो हो गए लूप होल्स। हाँ, ये कमियां हैं। ये कमियां हैं। ये आपका जो प्रोजेक्ट है इसमें कैसे स्टूडियो में और कैसे वर्कशॉप में काम होता है वो थोड़ा सा बताइए। तो हम जो है पहले उनको सिखाते हैं कि स्वच्छ हाथों से कैसे काम किया जाए। आपके पास ठीक है स्लम का स्पेस है, ठीक है कोई बात नहीं, छोटा स्पेस है कोई बात नहीं, बट उसको भी ऑर्गेनाइज किया जा सकता है। किस तरीके से काम करना है, किस तरीके से एक ब्रांड क्या होता है, एक डिज़ाइन क्या होता है, ये उसके बारे में डिटेल में बताया जाता है कि किस तरीके से ये देखो ये यहाँ का एक ब्रांड है, उसने इस तरीके से काम किया है, आप भी एक अच्छा काम कर रहे हो तो फिर ऐसा आप बन सकते हो। तो ये तो नॉलेज ही है उनको। तो यहाँ पे पहले क्या होता था, जैसे बड़े बड़े ब्रांड आते थे और काम करवा लेते थे और बहुत कम पैसे में काम करवाते थे धारावी में, और उसको इसीलिए मशहूर है। हाँ, चमड़े का पूरा हब था वो, अब ख़त्म हो चुका है, टैनरी वगैरह सारी, एक आखिरी टैनरी बची होगी। तो वहाँ पे सस्ते में बनवा के ये सारा जो प्रोडक्ट बाहर विदेशों में महंगे में बहुत बेचा जाता था। तो कोई अवेयरनेस ही नहीं है, कोई जानकारी ही नहीं है, कोई शिक्षा ही नहीं है। ठीक है, आपने कैसे इसे ऑर्गेनाइज किया अपने प्रोजेक्ट के लिए? हम इसे बताते हैं कि देखो ये एक ब्रांड है, ये इस तरीके से, इसका एक एस्थेटिक है, इसका एक लैंग्वेज है, इस तरीके से आप भी बना सकते हैं। और प्रोडक्ट की हाइजीन क्या है? हाँ, तो वहाँ पे लोग काम बहुत बढ़िया उम्दा अच्छा काम बना सकते हैं, बट उनके पास वो स्किल नहीं है कि उसको एक डिज़ाइन करके वो खुद का एक ब्रांड बना पाए, है ना। आप रॉ मटेरियल प्रोवाइड करा के बनवाते हैं? नहीं, पहले तो वो रॉ मटेरियल जो सोर्स होता है उससे सिखाते हैं, सिखाने में ही काफ़ी समय चला जाता है। शुरुआत से बताइए थोड़ा। ये लेदर, ये सॉरी बार बार लेदर निकल रहा है। हाँ। रबर आता कहाँ से है? ये कौन सा? तो ये रबर को ये हमने अपसाइकल में से बनाया है, कचरे से बनाया हुआ रबर है, और जो कि वेस्ट ट्यूब्स और टायर से बना हुआ है। जो ट्रक के जो ट्यूब्स और टायर्स ये जो पुराने हो जाते हैं, घिस जाते हैं, उसको क्या किया जाता है? उसको ग्राइंड करके फिर उसके प्रोसेस को मिक्स करके ये बनाया जाता है एक प्रोसेस से। ये शीट में बाहर आता है। अच्छा, नई शीट में। मतलब ये जो अगर मेरे को बैग में दिख रही है तो फिर ये कलर वगैरह फिर हम उसमें तय कर लेते हैं। हाँ, किस कलर का हमें चाहिए? थोड़ी चीज़ें लिमिटेड है। अच्छा। बट कुछ पॉसिबल है, कुछ नहीं पॉसिबल है। कुछ ही कलर आप उसमें कर सकते हैं। ठीक है, तो आपने रॉ मटेरियल जो है आपका वेस्ट से रॉ मटेरियल है, जिसको आपने रॉ मटेरियल में कन्वर्ट किया एक शीट के फॉर्म में। शीट के फॉर्म। अब शीट में डिज़ाइन आप देते हैं? हाँ, वो मुझे ही करना पड़ता है कि इस तरीके से डिज़ाइन होगा, ये कलर होगा, इस बैग का डिज़ाइन दिया होगा, ये धागा होगा, ये इस तरीके का कलर होगा, इस तरीके का हैंडल होगा। तो वो बहुत अच्छा स्किल है उनके पास, बट डिज़ाइन का सेंस एकदम ज़ीरो है वहाँ पे। वो अपनी खुद की डिज़ाइन बना ही नहीं पाते हैं, वो कॉपी करते हैं खाली। अगर वो खुद की डिज़ाइन बनाए तो इंडिया कैन बी अ लीडर इन द लग्जरी ब्रांड में, जो कि वो एजुकेशन ही चेंज कर सकता है। और यहाँ पे कोई एक ऐसी डिज़ाइन लाइब्रेरी भी नहीं है कि जिसमें वो बुक्स को देख सकें और सारी चीज़ों को देख सकें, वो उसमें ही परेशान रहते हैं। ठीक है, तो आपने डिज़ाइन दिया कि ये ऐसा बैग बनाना है हमें। हाँ, और ये बनेगा कैसे ये आप बताते हैं फिर उनको। हाँ, ये शीट है। हाँ, और ये ऐसे बनेगा। हाँ, तो ट्रेनिंग दिया आपने कि ऐसे कटेगा और ये फिर ऐसे स्टिच किया जाएगा। हाँ, तो ये सारा वो लोग करते हैं। हाँ, वो सारा करते हैं। फिर वो जो ब्रांड टैग वगैरह वहीं से सब लग के हाँ, आपके पास आ जाता है स्टूडियो में। हाँ, फिर उसको हम लोग फोटोग्राफी करते हैं और फिर जो टीम है, हाँ, उसको कैसे दिखाया जाए, क्या किया जाए, उसके कॉन्सेप्ट को मैं बनाता हूँ, क्या होना चाहिए, और इस तरीके से फिर ये प्रोडक्ट फॉर्म में आता है। और फिर हमारा ऑनलाइन जो प्लेटफॉर्म है उस पर हम सिंपल वे में प्रेजेंट करते हैं कि हमने ये चीज़ें बनाई हैं। आपके प्रोडक्ट में किस तरह का
आर्ट दिखता है, हमारा ट्रेडिशनल आर्ट नज़र आता है इन प्रोडक्ट्स में? देखिए ये ट्रेडिशनल तो है ही है, जो सिलाई है उसकी बहुत जो ट्रेडिशनल वे में, बट वो कंटेम्प्रेरी भी है। अच्छा। बहुत ज़्यादा तामझाम या फूल पत्तियाँ नहीं हैं उसमें, बहुत ज़्यादा डेकोरेटिव चीज़ें नहीं हैं, बट ये मिनिमल और सिंपल और कंटेम्प्रेरी डिज़ाइन है जो कि यंग जनरेशन के लिए लुभावना है, जिसको ये पसंद होगा। नाम भी आपने कुछ प्रोडक्ट के अलग तरीके के रखे हैं, बड़े देसी टाइप के, क्या क्या हैं थोड़े बताइए कि क्या? खीसा, झोला? हाँ, इस तरीके के नाम जो वो हमारे यहाँ जो उस स्लम में काफ़ी लिया जाता था। अरे ये झोला लाओ, अरे ये खीसा तुम्हारा कैसा है। खीसा क्या होता है? खीसा मतलब पॉकेट्स। पॉकेट्स? हाँ। तो वो और थोड़ा सा समझाइए कैसा? अरे तुम्हारा खीसा फटा हुआ है। अच्छा, तो ये खीसा क्या प्रोडक्ट है आपके यहाँ? तो खीसा इज़ अ स्मॉल पॉकेट, तो जिसमें आप बैग अपना हाँ छोटा सा लेदर वॉलेट रख सकते हो। ओके ओके ओके। वो जो स्लिंग बैग होते हैं छोटे छोटे, ओके, उसे खीसा कहते हैं। हाँ, वो स्लम्स के जो रैंडम नाम था ना, उसी नाम में अच्छा, प्रोडक्ट को रखा गया। ये झोला हो गया, ये बोरा है, ये बोरा है। ओवरवेट बोरा। अच्छा, और झोला थोड़ा छोटा? झोला थोड़ा छोटा, क्योंकि ये जब बोरा जो लोग उठाते थे तो ये काफ़ी बड़ा बैग है बोरा की तरह, तो इसका नाम बोरा रखते हैं। चलो ये फिर उसके बाद ये अच्छा बोरा के बाद ये थोड़ा सा और बड़ा साइज़ हो गया था, ओके ओवरवेट बोरा रखते हैं। अच्छा, वो लेडी बटुआ जो क्लच जैसे होते हैं वो सब? ये बटुआ है, चलो नाम लेडी हाँ, उस तरीके से नाम लिया जाता था कि अरे मेरा बटुआ लाओ। तो ये नाम पर भी R&D हुई या जो हम बोलते आए हैं सिंपल जो हम बोलते हैं हैं भाषा में बस वही रखते हैं? हाँ। प्रोडक्ट रेंज मतलब कैसे शुरू होता है, कितने रुपए से शुरू होता है? प्रोडक्ट रेंज जैसे 5,000 से 50,000 तक है। क्या है 5,000 का? छोटा बैग है, जिससे कि मतलब आप देख सकते हो प्रोडक्ट की क्वालिटी क्या है, क्या चीज़ें हैं। कुछ लोग लेते हैं मतलब, और बाकी लोग तो इंटरेस्टेड हैं कि अच्छा लिमिटेड वाला लिमिटेड एडिशन कौन सा बैग है, क्या है। तो अच्छा, ड्यूरेबिलिटी के मामले में कैसे होते हैं? रबर से लाइफ टाइम ड्यूरेबल है। जब तक आप खुद इसे फाड़ नहीं दोगे, खींच नहीं दोगे, काट नहीं दोगे, जला नहीं दोगे, हाँ, तब तक। और लाइफ टाइम वारंटी भी है। अच्छा, हाँ, कि मतलब क्या, किस तरह की वारंटी? जैसे चलो कुछ धागा टूट गया या कुछ हो गया तो बना देते हैं, और जैसे कुछ मटेरियल ख़राब हो गया तो हम उसको नया बैग ही देंगे, वैसे तो वो ख़राब होगा ही नहीं। ओह, बस आप उसकी देखभाल करिए, वो ज़िंदगी भर जाएगा। तो आपके प्रोडक्ट पे पानी का तो कोई असर होता भी नहीं होगा? बिल्कुल नहीं होता है। इसीलिए विदेशों में इसका डिमांड है ना, क्योंकि वहाँ कभी भी बरसात हो जाती है तो ये भीगता ही नहीं है अंदर सामान, और फिर वो फैशनेबल भी लगता है। बाकी जो अदर बैग हैं उसमें बहुत सारे कंपार्टमेंट, बहुत सारे जेब और ये वो, और ये सिंपल लगता है एकदम। तो जैसे आपने बताया कि आपने डिज़ाइन आप बताते हैं और लोगों से काम कराते हैं, फिर वो प्रोडक्ट बन के आता है और आप उसे बेचते हैं अपनी वेबसाइट के जरिए। हाँ। तो यहाँ पे जो वो 2 साल आपने ट्रेनिंग की थी, इंटर्नशिप, जो आपका क्रेडिट खाया गया था, तो यहाँ आप देते हैं कि बिल्कुल ये बैग किसने बनाया है, जो मेकर है, किसने बनाया है? जो मेकर है बिल्कुल, उसको आप कहीं भी देखेंगे उनका नाम है, और वो भी रहते हैं साथ में, और उनको भी शो में ले जाते हैं, और बाकायदा उनका नाम दिया जाता है कि हाँ ये इन्होंने बनाया। वेबसाइट पे जैसे हम प्रोडक्ट खरीदेंगे, हाँ, पता चलेगा कि आर्ट गैलरीज में देखोगे उनका नाम, आर्ट गैलरी में उनका नाम हमेशा वहाँ क्रेडिट दिया जाता है। बिल्कुल, अभी जो रिसेंट शो हुआ तो सभी का नाम है उसमें। अच्छा, सारे प्रेस में भी है, सभी जगह पे है, ताकि वो भी बढ़ सके ना, वो भी देख सके ना एक स्पेस में क्या हो रहा है, एक गैलरी स्पेस में क्या होता है। ये बताइए, वहाँ से तो आप निकल आए और वहाँ आपने बताया कि जातिगत भेदभाव का बहुत सामना करना पड़ा आपको गांव में, और अभी भी होता ही है। बॉम्बे में रहे, विदेशों में गए, भारत के अलग अलग शहरों में गए, जैसे ही उनको आपके बारे में पता चलता है, आपकी जाति के बारे में पता चलता है, तो क्या उनका व्यवहार, क्या उनका स्वभाव आपके प्रति कुछ अलग हो जाता है? अभी भी आपको इस समाज में जातिगत भेदभाव का सामना करना पड़ता है इतना पढ़ने के बाद, ऐसा प्रोजेक्ट लाने के बाद? मैं सिर्फ उस छोटे से गांव की बात नहीं कर रहा, ये पूरे देश में या विदेशों में। देखिए, कोई शहर में लोगों के पास समय नहीं है। मैं आपको बता दूं, राजस्थान का अनुभव मेरा ऐसा रहा ना कि हर दूसरा व्यक्ति आपकी कास्ट जानने में इंटरेस्टेड रहता है। राजस्थान में हर दूसरा व्यक्ति
आपकी कास्ट को पूछना चाहता है, आप कहाँ से हो, आपकी कास्ट क्या है। अगर आप सब्जी भी लेने चले जाओ तो पूछ लेगा। अच्छा, आप जैसे आप बताते होंगे सुधीर, तो अगला शब्द आता होगा पूरा नाम। पूरा नाम बताइए। अच्छा, अच्छा, आपकी कास्ट क्या है, इस तरीके से लोग आपको पूछते हैं या जज करते हैं कि आपने क्या पहना है क्या नहीं। तो ये राजस्थान में तो आप देखोगे काफ़ी बड़ा प्रॉब्लम है कास्ट का वहाँ पे। मतलब कोई एक्सपीरियंस आपका अगर रहा हो तो? बिल्कुल एक्सपीरियंस रहा है। चले गया था मार्केट में और वहाँ पे एक मेरी एक हवेली है और वहाँ पे मैं एक रेसिडेंसी बनाना चाहता हूँ, उसमें काम कर रहा था। जयपुर में? जयपुर से आगे शेखावटी में। शेखावटी में, ठीक। और वहाँ से सामान जब लेने गया तो हर दूसरा व्यक्ति जानना चाहता था कि ये बंदा है कौन, इसका कास्ट क्या है। बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड थे कि और जब जान गए कि चमार, अच्छा तो फिर वो दूर होने लगे। और उस हवेली पे मैं एक्चुअली लिखना चाहता हूँ बड़ा, हवेली चमार। वो किसकी हवेली है? वो मेरी है। अच्छा, आपने खरीदी है? हाँ हाँ। तो उसमें मैं एक रेसिडेंसी बनाना चाहता हूँ जिसमें कि क्राफ्ट पीपल, आर्टिस्ट और डिज़ाइनर सब एक साथ काम कर सके, और उस पर मैं लिखना चाहता हूँ हवेली चमार। तो ये प्रोजेक्ट कहाँ तक पहुँचा है अभी? ये थोड़ा और समय लगेगा, उसके बाद ही आ जाएगा और उस पर मैं लिखूँगा इन राजस्थान तो में। आपको पहले से भी समझ में आ गया कि जैसे ही आप वो लिखेंगे तमाम विरोधों का सामना करना पड़ेगा आपको उस इलाके में? हाँ, क्योंकि वो ब्राह्मण एरिया है। कैसे होगा ये फिर? कोशिश करेंगे और लोगों को समझाया जा सकता है कि ठीक है, जब वो पहले वाली वो चीज़ें नहीं हैं, आप घृणा ना करें और ना कोई प्राणी की हत्या इसमें हो रही है। बस ये क्राफ्ट है, इसको एक अच्छे तरीके से देखा जाए और इसको अप्रिशिएट किया जाए, तब एक कलाकार चीज़ों को बदल सकता है, तब वो कला का पावर आ सकता है। अगर ये रैंडम कोई भी चमार लिख दे, सो अभी कुछ देर पहले आप कह रहे थे कि ये पढ़ाई से ही इस दंश को मिटाया जा सकता है। बिल्कुल। आप तो इतना पढ़ लिए, आप विदेशों में गए, एग्जीबिशन लगाते हैं, आर्टिस्ट हैं, ब्रांड इस्टेब्लिश किया उस नाम से, फिर भी आपको राजस्थान के शेखावटी में आपको ये महसूस करना पड़ रहा है अभी भी जब आप चाह रहे हैं। कैसे आएगा बदलाव? देखिए, अवेयरनेस से ही बदलाव आएगा और यंग जनरेशन काफ़ी कॉन्शियस धीरे धीरे हो रही है, जिससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, अगर आप इसको सही तरीके से उसका अवेयरनेस किया जाए, जैसे कि ये अब ये ब्रांड बन गया, ठीक है, तो लोग ये ब्रांड की तरह इसे देखेंगे, ना कि इंसल्ट की तरह देखेंगे ना, तब उसका बदलाव आएगा ना। आप इस जो जूते पहने हो, आप उसे इंसल्ट की तरह देखते हो? कभी नहीं, क्योंकि बनाने वाला अपर कास्ट है। कभी ऐसा आपने नहीं सोचा कि कोई पॉलिटिशियन, कोई राजनेता, कोई सरकार, कोई एक्टर, कोई बॉलीवुड सेलिब्रिटी, कोई स्पोर्ट्स से जुड़ा हुआ आदमी, खिलाड़ी, वो इस चीज़ को आगे प्रमोट करे जिससे और चीज़ें ज़्यादा लोगों तक पहुँचे वो बात और अवेयरनेस हो? जी, आपका ये बोलना है। ठीक है, इसमें सहयोग बहुत ज़रूरी, जिस तरीके से बिल्कुल होना चाहिए। अवेयरनेस हम सभी को सहयोग करना पड़ेगा, तब ये चीज़ें बदल पाएंगी। ये एक अकेले व्यक्ति का काम नहीं है कि वो हो जाएगा, वक्त लगेगा। एक अकेले व्यक्ति से भी होगा, हाँ हो जाएगा, बस वो वक्त लगेगा। हाँ, बट इसमें सभी को साथ आना पड़ेगा, तब कुछ बदलाव पॉसिबल है। कभी इस मतलब आपके इस स्टूडियो के बारे में जानकर, इस प्रोजेक्ट के बारे में जानकर, जिस तरीके से आप काम कर रहे हैं, कभी किसी ने आपको कॉल किया हो, मैसेज किया हो या इनवाइट किया हो कि बहुत बेहतर काम कर रहे हैं आप? हाँ, अप्रिशिएशंस तो मिलता भी है। बहुत सारे क्वेश्चंस भी आते हैं कि अरे ये नाम कैसे रखा, ये कहाँ से आइडिया आया, क्या हुआ। बहुत सारे क्वेश्चंस भी आते हैं, बेहुदा क्वेश्चन भी होते हैं, जैसे कि ये ठीक है, ये नाम नहीं होना चाहिए, इसका यूज़ नहीं होना चाहिए, ऐसे वैसे। ये कौन लोग होते हैं? फेसबुक तो पता है मुझे, फेसबुक पे बहुत पहले लोगों ने लिखा कि आपको जेल हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, तो फेसबुक मैंने बंद कर दिया और काम करना शुरू किया। अच्छा, एक चीज़ जब हम देख रहे थे आपके इन प्रोडक्ट्स के बारे में हम देख रहे थे, ये प्रोडक्ट्स ई-कॉमर्स वेबसाइट पे क्यों नहीं है? अमेज़न, फ्लिपकार्ट, हाँ, और तमाम वेबसाइट प्लेटफॉर्म, मिंत्रा। देखिए, एक आर्टिस्ट है ना, उसका विज़न एक अलग होता है। वो कभी वो मास की भीड़ में दौड़ना नहीं चाहेगा,
तो मेरा एक अलग विज़न है, मुझे एक अलग पोजीशन पे से ले जाना है। मुझे एक भीड़ का हिस्सा नहीं बनना है कि मुझे अमेज़ॉन पे भी मिलना है, फ्लिपकार्ट पे भी मिलना है। तो जो चमार का एक पोजीशन है वो क्रिएट करना है मुझे, और मेरी ऑडियंस अमेज़ॉन पे जाके ये चीज़ नहीं लेगी या फ्लिपकार्ट पे जाके ये चीज़ नहीं लेगी, क्योंकि उस तरीके का मास प्रोडक्शन हम नहीं बना रहे हैं ना। काफ़ी सिंपल सा और लिमिटेड सा चीज़ है, जो बेसिक सा आइडिया है जो भारत से आ रहा है। किससे कंपटीशन है, कौन है कॉम्पिटिटर आपके? अभी तक तो कोई नहीं दिखा इंडिया में। किस तरह के ब्रांड से कंपटीशन है? मैं सवाल को थोड़ा सा और रिफ्रेम करके देखिए, हमारा कंपटीशन ऐसे नहीं है, बट हम ब्रांड को पसंद करते हैं कि इसका एक दर्जा हो जो कि देखिए, पेरिस में एक क्राफ्टमैन है, एक जूता बनाने वाला जो है, उसके एक सर्टन काइंड का एक रिस्पेक्ट है, ठीक है। और भारत का जो कॉबलर है, ये चमार है, उसको क्यों नहीं एक रिस्पेक्ट है? जैसे कि देखिए, पेरिस का एक ब्रांड है हर्मेस, ठीक है जी, उसको एक सर्टन काइंड का रिस्पेक्ट है। यहाँ के लोग जाके दौड़ के वो बैग खरीदते हैं लाइन लगा के, ठीक है। तो क्यों ना हमारे लोग हमारी क्राफ्टमैनशिप को ही अप्रिशिएट करें, हमारे लोगों को अप्रिशिएट करें, तब होगा बदलाव। तो कंपटीशन ब्रांड से नहीं, सोच से है आप? हाँ। एक फ़ोटो जिसका मैंने आपके इंट्रो में भी जिक्र किया, ये अमेरिका के मियामी शहर में दिसंबर 2024 में डिज़ाइन मियामी फेस्टिवल था, और यहाँ पर आपके डिज़ाइन पेश किए गए, और फ्लैप चेयर जिस पर रिहाना जो मशहूर सिंगर हैं वो बैठी और वो फ़ोटो खिंची और कई जगहों पर छपी, इंटरनेशनली वो ख़बर बनी। क्या वो क्या इंसिडेंट, कैसे वो रिहाना वाला किस्सा? देखिए कला का एक जो पावर है, कितना सिंपल और जेन्युइन तरीके से वो इंटरेक्ट हो गई, ठीक है। वहाँ पे वो आर्टवर्क रखा हुआ था, और एक किस सिंपल वे में उसने उस आर्टवर्क का एंजॉयमेंट लिया, कैसे वो अट्रैक्ट हुआ। बट उसको ये पता नहीं होगा कि इसको बनाया किसने है, ठीक है। उसका मेकर कौन है, उनको ये पता ही नहीं होगा। मे भी शायद बाद में पता चला हो। और जो आई थिंक ये उसका डिज़ाइन का और आर्ट का एक पावर है, जो कि एक व्यक्ति को कैसे अट्रैक्ट किया, और उसने एक सिंपल तरीके में अटैच हो गई। और ऐसा फिर लोगों को लगने लगा कि नहीं ठीक है, हमने पैसे दिए हैं फिर प्रमोट किए हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये फ्लैप चेयर जो आपने बनाई थी, इस पर भी ब्रांड नेम था लिखा हुआ? कोई ब्रांड नेम नहीं, कुछ भी नहीं था। तब ये जिस नाम से आपका स्टूडियो है वो नाम उस पर चस्पा नहीं था? नहीं, उस पर कोई चस्पा नाम नहीं था। सिंपल एक आर्टवर्क की तरह उसे बनाया गया, जो कि गैलरी, जिस गैलरी के साथ मैं काम करता हूँ। उनसे मुलाकात भी हुई क्या आपकी, रिहाना से? मेरा जाना नहीं हो पाया, यहाँ मैं बॉम्बे में ही काम में फंसा रहा। अदरवाइज ऑफ कोर्स वो ज़रूर मिलते कि भाई किसने बनाया है, ये क्या चीज़ है। कभी ऐसी क्वेरी आई कि भाई ये चाहिए, ये जिस पे मैं बैठी हूँ चेयर, उनकी टीम की तरफ से ऐसी कोई क्वेरी आई क्या? नहीं, पर वो बिक तो गया। अच्छा। सारा बिक गया। क्या कीमत थी उस चेयर की, फ्लैप चेयर की? 18 से 20 लाख रुपए होंगे। अच्छा, वो लिमिटेड एडिशन? लिमिटेड एडिशन। किस चीज़ से बनी थी? सेम मटेरियल। अच्छा। और अंदर में जो स्ट्रक्चर था वो स्टील का स्ट्रक्चर था। अच्छा। और उसका जो पहरावा किया गया था ये सेम रिसाइकल रबर था। क्या वज़न था उस प्रोडक्ट का? वज़न तो काफ़ी होगा। चलिए, अब मैं कुछ जनता के सवाल हैं वो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। और जब हमने बताया कि आप आ रहे हैं, आपके साथ हमें एक इंटरव्यू करेंगे, तो बहुत से लोगों के सवाल हैं। सवाल तो बहुत सारे हैं, मैं कुछ सेलेक्टेड पूछता हूँ, और हो सकता है कुछ के जवाब आप इस बातचीत में दे चुके, तो मैं रिपीट नहीं करूँगा। 18 सवाल हैं कुल मिला के। तो हाँ, प्रीति का सवाल है। वो उनका कहना है कि आपको लगता है कि आपने जो प्रोजेक्ट शुरू किया है चमार स्टूडियो के नाम से, उससे समाज में जातिगत भेदभाव की सोच को बदला जा सका है, बदल पाने में कामयाब हुए हैं या बदल पाएंगे? देखिए, प्रोजेक्ट की शुरुआत तो अभी हुई है और बहुत अच्छा अप्रिशिएट भी किया गया, आइडिया भी बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग है। बट देखिए, बदलाव ये मेरे हाथ में नहीं है, ये लोगों के हाथ में है।
जब हम सब इसको अप्रिशिएट करेंगे, इस क्राफ्टमैनशिप को पहचानेंगे, तब बदलाव संभव है, तब इसका बदलाव हो सकता है, फिर इसका देखने का नज़रिया भी चेंज हो सकता है। तो या इसमें आई थिंक इसमें लोगों को देखने का नज़रिया बदलना होगा चमार के प्रति। हाँ। कमलेश सिंह का सवाल है, आपके बनाए बैग और एक्सेसरीज इतनी महंगी क्यों हैं? क्या आम आदमी के लिए भी इनमें कुछ है? बिल्कुल, आम आदमी भी ले सकते हैं। मतलब अगर आप अदर ब्रांड को देखा जाए, यहाँ पे 3000 के भी प्रोडक्ट होंगे, उसमें 2-3 हज़ार के भी प्रोडक्ट हैं। देखिए, ये जो है चीज़ें ना मशीन से नहीं बन रही हैं, बहुत ज़्यादा इसको हज़ारों में नहीं बनाया जा रहा है, बहुत कम लिमिटेड बनाया जाता है, लिमिटेड एडिशंस हैं, सिंपल है, इसलिए वो इसकी एक लागत है, उसमें एक प्रोसेस है, इसलिए ये ठीक है। मुझे नहीं लगता कि ये महंगा है अदर ब्रांड की अपेक्षा। अदर ब्रांड तो काफ़ी महंगे, लाखों में उनके बैग हैं। मेघा का भी यही सवाल है कि क्या भविष्य में आप सस्ते और आम लोगों के लिए भी कुछ नया लॉन्च करेंगे? वही सवाल है, जवाब मुझे लगता है। हाँ, ठीक है। जसप्रीत का सवाल है कि आपके प्रोडक्ट्स ऑनलाइन कहाँ से ख़रीदे जा सकते हैं और क्या इसकी कोई लोकल दुकान भी है? तो जैसे कि आपने बताया ई कॉमर्स पे तो आप नहीं हैं, तो प्रोडक्ट कैसे ख़रीदे जाते हैं? हमारी अपनी वेबसाइट है जो कि chamar.com है, वहाँ से आप प्रोडक्ट को ले सकते हैं या फिर हमें मैसेज भी कर सकते हैं। जो चीज़ें पसंद है वो आप तक पहुँच जाएंगे। रमेश का सवाल है, ये कहते हैं कि आपने इस स्टूडियो के ज़रिए अब तक कितने लोगों को रोज़गार दिया है? देखिए, इसमें ये इट्स अ ओपन प्ले ग्राउंड, उसमें जो भी हमारे टीम में काम करता है 8 से 10 लोग जो भी हैं, वो उसको एक फेयर अमाउंट जो भी है आप उनका भी इंटरव्यू ले सकते हैं। जो आपको नहीं मिला उन 2 सालों में? हाँ, तो वो चीज़ों को मैं बिल्कुल बदलना चाहता हूँ। ठीक है। अंजलि का सवाल है कि क्या आप अपने स्टूडियो में सिर्फ दलित समाज के लोगों को ही काम देते हैं या सभी समुदाय के लोग इसमें काम कर सकते हैं? इट्स अ ओपन स्टूडियो, कोई भी कोलैबोरेट कर सकता है, इसलिए इसे बनाया गया है। इट्स अ ओपन स्टूडियो। विकास ठाकुर का सवाल है, क्या सरकार ने आपकी किसी योजना में मदद की है या ये पूरी तरह से खुद आप ही का प्रयास है? आज तक मुझे किसी योजना का कुछ भी नहीं मिला है। मैं एक स्कूल बनाना चाहता हूँ, अगर वो पॉसिबल हो जाए तो बहुत अच्छा होगा, क्राफ्ट का एक स्कूल बन जाए। आपने कभी एफर्ट किया अपने एंड से कि जिस हैंडीक्राफ्ट का ही आपका काम है, तो इससे जो जुड़ा विभाग है उसके मिनिस्टर से मिलने के, उस मंत्रालय में जाके अधिकारियों से? 1-2 बार कोशिश किया था, बट वो सक्सेस नहीं हो पाया। और इस तरीके की कोई भी योजना और किसी चीज़ का इतना अवेयरनेस, मतलब इतनी सारी चीज़ें चमार के बारे में लिखा गया है, पता है, तो भी कहीं से कोई सपोर्ट नहीं मिला है। अच्छा, अगर इस बातचीत से और यही वाला हिस्सा सिर्फ रील में कट के अगर जा रहा हो, तो क्या कहना चाहेंगे उस विभाग से? नहीं, इस विभाग से हम ये कहना चाहेंगे कि कितनी सारी जगह स्पेसेस जो कि बंद हो गई हैं हैंडीक्राफ्ट की, क्यों ना उसको एक अच्छा सेंटर बनाया जाए जिसमें लोग काम कर सके, हैंग आउट कर सके आर्टिसंस। आशुतोष का सवाल है, जब रिहाना उस कुर्सी पर बैठी तो उसके बाद से आपकी ब्रांड वैल्यू कितनी बढ़ गई? देखिए, उस तरीके से हमने कभी कुछ सोचा ही नहीं कि, या फिर वो पेड प्रमोशन तो है नहीं कि इतना पैसा देंगे तो इतना हो जाएगा, और ऐसा कुछ भी नहीं है। ये प्रमोशन कराना तो वैसे भी बहुत महंगा साबित होता है। ये काफ़ी ऑर्गेनिक सा चीज़ है, और ये इसमें कोई कमर्शियल इन्वॉल्वमेंट तो है नहीं ना कि हमने इतना पैसा दिया तो इतना ब्रांड का वैल्यू बना दिया, ऐसा कुछ भी नहीं है। मुझे लगता है एक कलाकार ने कलाकार को सपोर्ट किया। आखिरी सवाल है कुमार बिष्ट का, ये कहते हैं कि आपके स्टूडियो के प्रोडक्ट भारत के अलावा किन किन देशों में बिक रहे हैं? देखिए, ये तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे है, तो हम तो सभी जगह पे डिलीवर करते हैं। मतलब ऐसे आपने आइडेंटिफाई किया होगा कि कहाँ कहाँ? यूएस में है, सभी जगह पे ये जाता है, जैसे जापान में है, सभी जगह पे डिलीवर होता है। तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म तो पूरा ओपन वर्ल्ड इसको देख रहा है। यूएस में काफ़ी ज़्यादा देखा जाता है चमार प्रोडक्ट को। तो अभी 17 में शुरू किया था? 17 के अंत में, जब 18 शुरू हुआ था, तो 20 करीब कितना 8 साल हो गए। तब तो कोविड आ गया, फिर उसके बाद कुछ नहीं हो पाया। फ्लो में जब मान लेते हैं कि पिछले 5 साल में, हाँ, तो ये मेरा सवाल है, चूँकि आखिरी सवाल दर्शकों ख़त्म हो गया,
कि कितना एक टर्नओवर के हिसाब से अगर देखे जाए, कमर्शियली हम बात करें, कि कितने लाख या कितने करोड़ की कंपनी बना दिया आपने इस स्टूडियो को? ठीक है, नंबर्स तो नहीं रिवील कर पाऊंगा, लेकिन अच्छा खासा स्टैब्लिश, बहुत अच्छा स्टैब्लिश हो रहा है ये। और मन माफिक जो सोचा था वैसा हो रहा है या उससे बेहतर हो रहा है या उससे कम हो रहा है? अच्छा हो रहा है, बहुत बढ़िया हो रहा है, और फ्यूचर में इसका बहुत अच्छा बोलबाला होगा। अच्छा, तो एनुअल सेल बता सकें आप? एनुअल सेल कितनी है? लगभग 50 लाख के ऊपर होगा। अच्छा, लास्ट फाइनेंशियल ईयर में आपने ये नोटिस किया है। एक छोटा सेक्टर है। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे सुधीर जी, और जिन्होंने बात की अपने उस प्रोजेक्ट के बारे में, अपने उस स्टूडियो के बारे में, जिसे उन्होंने उस नाम से शुरू किया जिस नाम से उन्हें या उनके जैसे तमाम लोगों को नीचा दिखाने की कोशिश की जाती थी। ये उनका एक प्रयास है ताकि समाज में लोग उस नाम को सम्मान के साथ ले, ना कि किसी गाली की तरह। बैठकी में आपको बहुत बहुत आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद।